नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें 30 प्रत्याशियों का नाम है। लेकिन यह हैरान करने वाली बात यह है कि पहले चरण में जो 7 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं उसमें 20 सीटों के लिए चुनाव होगा, लेकिन 19 नामों को ही घोषित किया गया है। जगदलपुर की जो सीट अभी छोड़ दी गई है उसके लिए कयास लगाए जा रहे हैं और एक आम चर्चा थी कि यहां से सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ सकते हैं। यह चौंकाने वाला नाम जगदलपुर से हो सकता है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया है कि वो पाटन से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पाटन के अलावा जगदलपुर से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। सियासी गलियारों में इसकी चर्चा है। हालांकि ये कोई पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि जब समय बहुत कम बचा हुआ है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बावजूद इसके कांग्रेस ने इस एक सीट में नाम क्यों छोड़ा हुआ है। जल्दी से पर्दा हट जाएगा। लेकिन यहाँ यह भी गौर करने वाली बात यह है, जिन 30 सीटों में नामों का ऐलान किया गया है उसमें 11 मंत्री सहित सीएम भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है, लेकिन 8 सिटिंग विधायकों की टिकट काट दी गई है। एक पूर्व मंत्री को भी टिकट नहीं दिया गया है। जिन विधायकों की टिकट काटी गई है उनके नाम हैं ममता चंद्राकर, छन्नी साहू, राजमन बेंजाम, देवती कर्मा, अनूप नाग, भुवनेश्वर बघेल, गुरुदयाल बंजारे और शिशुपाल सोरी। इसमें गुरुदयाल बंजारे का नाम इसलिए काटा गया है क्योंकि वहां से मंत्री गुरु रुद्र कुमार चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। वो तीसरी बार अपनी सीट बदल रहे हैं। पहले आरंग से, उसके बाद अइवारा से और अब नवागढ़ से मंत्री गुरु रुद्र कुमार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस की सूची में भाजपा वाली सूची के साथ कुछ समानता है। जैसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव लोरमी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के सांसद दीपक बैज भी चित्रकूट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ने अपनी सूची में 4 महिलाओं को मौका दिया है और साहू समाज के 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। हालांकि अभी 60 नामों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन इन नामों के ऐलान के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है, हमारे पास अब ढेर सारे वीडियो, ऑडियो और कथित रूप से कुछ स्टिंग ऑपरेशन वाले वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिसमें कुछ बेहद आपत्तिजनक वीडियो हैं जिन्हें हम तो क्या, कोई भी जिम्मेदार न्यूज़ चैनल दिखा नहीं सकता। कांग्रेस के एक प्रत्याशी का एक वीडियो सामने आया है, वो वीडियो हैरान करने वाला है। हालांकि इसकी सत्यता क्या है, इसकी जांच की जानी चाहिए, लेकिन ऐसे वीडियो जब समाज में चुनाव से पहले चलते हैं तब कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। भाजपा के एक और प्रत्याशी का एक वीडियो हमारे पास आया है। हालांकि हम आपको फिलहाल वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, उनके किसी निजी कार्यक्रम का ये वीडियो बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि भाजपा के ये जिम्मेदार मालदार प्रत्याशी अपने किसी निजी कार्यक्रम में ऐसी हरकत कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाता। हालांकि चुनाव के पहले जब इस तरह की बातें उठती है तब आम जनता भी प्रश्न खड़ा करती है कि ऐसे वीडियो और ऑडियो चुनाव के पहले ही क्यों आते हैं। आपको भी ये बात सोचना चाहिए। हम भी इस पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि यदि गैर जिम्मेदार और चरित्रहीन किस्म के लोग जब हमारे जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो हमारे यानी जनता के लिए कितना भला करेंगे, देश और समाज के लिए उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती है, वो किस तरह से उसका निर्वहन करेंगे, इस पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। अब सिर्फ पार्टी की विचारधारा मायने नहीं रखती, बल्कि कैंडिडेट यानी उम्मीदवारों का चरित्र भी मायने रखता है। कोई ये बोल के नहीं बच सकता कि वो उसका निजी मामला है। जब सार्वजनिक जीवन में आप जनता के लिए खुद को उपलब्ध करते हैं, बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करते हैं, तो आपके निजी चरित्र की भी पूछ परख होगी। जैसे एक आम चपरासी की नौकरी के लिए चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है, तो हमारे सांसद और विधायकों के चरित्र को हम क्यों ना परखें। आखिर हमारे द्वारा ही तो ऐसे विधायक और सांसदों का चयन होता है। इस बार की विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में गजब की पॉलिटिक्स हो रही है, जहां कांग्रेस खुद को ज्यादा सनातनी और हिंदूवादी बताने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद का कहना है कि हमने नवरात्रि के पहले दिन टिकट वितरण किया, हम हिंदू आस्था को मानने वाले हैं। इस पर कटाक्ष करने में देरी नहीं करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस का हिंदुत्व सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं को सनातनी होने का दंभ कर भरती है और सनातन धर्म में परंपरा है कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, पितृपक्ष में किसी चीज़ की शुरुआत नहीं होती है। कम से कम सनातन धर्मावलंबी तो ऐसा मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पितृपक्ष में अपनी सूची जारी करके बता दिया कि वह सनातन धर्म के मान्यताओं के खिलाफ खड़ी हुई है।
कांग्रेस पार्टी की पुरानी मान्यता है, हम लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं। हमारे कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि हम पितृपक्ष में सूची जारी करें। कांग्रेस पार्टी ने आज अपने 30 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। नवरात्रि के पहले दिन सूची जारी कर अपने आप को सनातन प्रेमी होने का जो ढोंग कांग्रेस पार्टी कर रही है और लगातार सनातन और सनातन प्रेमियों से घृणा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया है। चाहे अभी कबीरधाम में 3 शिवलिंग का गायब होने का मामला हो, पार्वती मैया के साथ अभद्रता का मामला हो, चाहे वो कबीरधाम बीरनपुर की घटनाएं हो, मोहल्ला मानपुर की घटनाएं हो, बीरनपुर मामले में जो न्यायालय का फैसला आया, ये सब बताता है कि सनातन प्रेमियों और सनातन से कांग्रेस पार्टी हमेशा घृणा किया है। अब मैं आपको कांग्रेस के उस 30 नामों से अवगत कराऊंगा जिनकी घोषणा की गई है, जो अलग अलग 30 विधानसभा चुनाव से प्रत्याशी बनाए गए हैं। आपकी स्क्रीन में वो सारे नाम आ रहे हैं। इन नामों को आप गौर करें। जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं आपसे वोट मांगेंगे और अपना एजेंडा रखेंगे। आप उनसे प्रश्न जरूर कीजिएगा कि आखिर इन्हें वोट क्यों दिया जाए, आखिर इनके पास विजन क्या है। जनता को पूरा अधिकार है, कांग्रेस हो या भाजपा, आप कैंडिडेट को परखें, जानें और समझें आखिर वो हमारे सेवक कैसे बन सकते हैं। कुछ नामों को आप जो अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे, उनमें एक नाम है गिरीश देवांगन। ये चुनाव लड़ेंगे राजनांदगांव से, जहां से डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। अब आप कांग्रेस की सूची देखिए, जहां से 2023 में अपने प्रत्याशियों को कांग्रेस ने उतारा है। 2018 में भी वो नाम दिए हुए हैं। 2018 और 2023 में हालांकि बहुत ज़्यादा असमानता नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर टिकट बदली की गई है। जैसे राजनांदगांव में दिवंगत करुणा शुक्ला 2018 में चुनाव लड़ चुकी थी, इस बार गिरीश देवांगन कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। इसी तरह शिशुपाल शौरी जो कांकेर से उम्मीदवार थे, इस बार उनकी जगह शंकर ध्रुव चुनाव लड़ रहे हैं। पंडरिया से ममता चंद्राकर उम्मीदवार थी, इस बार नीलकंठ चंद्रवंशी चुनाव लड़ रहे हैं। नवागढ़ से गुरुदयाल बंजारे की जगह मंत्री गुरु रुद्र कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही कुछ नामों के अलावा अब आप अपनी स्क्रीन में वो नाम देख सकते हैं जो पिछले बार आपस में भिड़े थे। 2018 में चुनाव हुआ था, किसने कितने वोटों से जीत हासिल की थी। अंतिम कॉलम में आप देख सकते हैं, ये वो सूची है 30 नामों की जो कांग्रेस ने जारी की है और उन्हीं 30 नामों पे क्या परिणाम हुआ था, भाजपा से कौन लड़ा था, कांग्रेस से कौन लड़ा था और कहां से लड़ा था, ये सारी जानकारी आपको आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी। इन नामों के अलावा यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जातिगत समीकरण का ख्याल किया गया है। इस बार कांग्रेस कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, भारतीय जनता पार्टी के नामों के ऐलान करने की प्रतीक्षा की। जो अभी 30 नाम घोषित किए गए हैं उसमें 14 नाम अनुसूचित जनजाति के हैं, 3 नाम अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, 4 महिलाओं को स्थान दिया गया है और 3 साहू समाज के प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, जिसमें दुर्ग ग्रामीण से तामध्वज साहू, डोंगरगांव से दलेर साहू, खुज्जी से भोला साहू के नाम हैं। पिछली बार भोला साहू का टिकट काट दिया गया था, उनकी जगह छन्नी साहू को टिकट दिया गया था। इस बार छन्नी साहू का टिकट काटकर भोला साहू को दे दिया गया है। इसी तरह दंतेवाड़ा से देवती कर्मा की जगह उनके बेटे छविंद्र कर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि छविंद्र कर्मा पहले अपनी मां की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे, पुरजोर विरोध कर रहे थे, लड़ाई सड़क तक आ चुकी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने छविंद्र वर्मा को ही अपना कैंडिडेट बनाया है। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा को उपचुनाव जीतने का इनाम दिया गया है। वो उपचुनाव जीतकर कांग्रेस का मनोबल बढ़ा चुकी है, इसलिए खैरागढ़ से यशोदा वर्मा को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस उम्मीदवारों की इन सूची का उल्लेख करने से पहले मैं किसी स्टिंग ऑपरेशन और वीडियो की बात कर रहा था। दरअसल ऐसे वीडियो अब चुनाव में खासे मायने रखते हैं, जिसकी विश्वसनीयता हालांकि धीरे धीरे कुछ कम होती जा रही है। ये जनता को सोचना है कि ऐसे वीडियो कितने मायने रखते हैं। आपको याद होगा 2017 में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री राजेश मूणत की एक सीडी चर्चित हुई थी, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक करने पर मौजूदा सीएम भूपेश बघेल, जो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस सीडी के बारे में बताया गया कि वो सीडी
फर्जी थी, लेकिन डिजिटल के दौर में ये बहुत जल्दी परीक्षण कर लिया जाता है कौन असली है कौन नकली है। मौजूदा दौर में जिसके हाथ में भी मोबाइल वाला कैमरा है वो कहीं ना कहीं एक पत्रकार के रूप में खुद को साबित करता है। ऐसे वीडियो तैयार होते हैं, ऐसी बातें रिकॉर्ड कर ली जाती है जिनका सीधा असर उनके निजी जीवन पर पड़ता है, और सार्वजनिक जीवन में जब कोई वोट मांगने निकलता है तब ऐसे वीडियो सामने आते हैं तो जनता जाहिर तौर पर प्रश्न खड़ा करती है कि ऐसे वीडियो की प्रासंगिकता क्या है, इनका औचित्य कितने गहराई से है, इसे हमें समझना होगा। भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा से रिकेश सेन का ऐसे एक स्टिंग ऑपरेशन वाला वीडियो हम तक पहुंचा। हमने वो वीडियो पहले जारी किया था। उसमें साफ तौर पर जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिस तरह का इशारा करते हुए रिकेश सेन जो 4 उंगलियां दिखा रहे हैं वो 4% कमीशन की बात कर रहे थे। यह हैरानी की बात यह है कि ये वीडियो ऑन एयर होने के बावजूद अभी तक न तो कांग्रेस और न ही भाजपा की ओर से इस पर प्रश्न खड़ा किया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जिला मंत्री जयप्रकाश यादव ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया कि इस तरह की हरकत करने वालों को टिकट आखिर कैसे मिल जाती है, जो कमीशन खोरी करते हैं, जो वैशाली नगर से भाजपा के विधायक विद्यारतन भसीन की शव यात्रा निकालते हैं। जब मैंने खुद इस बारे में जयप्रकाश यादव से बात की तो उनसे पूछा कि ये बातें आप आज क्यों कह रहे हैं, ये बात आप पहले भी कह सकते थे। तब जयप्रकाश यादव ने साफ गोई से अपनी बातें कही थी। आप हमारी वो संक्षिप्त बातचीत का कुछ अंश एक बार फिर से देखिए। आपको टिकट नहीं मिली है इसलिए आप विरोध कर रहे हैं, यह मान सकते हैं कि आप जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। हमारे विधायक जी के उनके जीते जी अर्थी उनके घर के सामने निकाली गई थी, वो इसी रिकेश सेन के द्वारा निकाली गई थी। ये इतना ही नहीं है, इसके द्वारा जहर खा करके उसका आरोप विधायक जी पर लगाया गया था। इतना ही नहीं है, नगर निगम भिलाई में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का खेल कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर जो किया गया था, क्या इतना कम नहीं है इसका विरोध करने के लिए? और ये व्यक्ति कभी भारतीय जनता पार्टी के बैठकों में, कार्यक्रमों में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कभी चला नहीं, और ऐसे व्यक्ति को टिकट देते हैं। दरअसल रिकेश सेन की पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। वो कांग्रेस के बाद निर्दलीय भी पार्षद रहे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष रहते 30 मार्च 2017 को सामान्य सभा के दौरान, जब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष थे, उसी दौरान भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा के बाद सांसद सरोज पांडे के समर्थित एल्डरमैन से वो भिड़ गए। उन्होंने कुछ लूज टॉक किए, जो बातें कही उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। सोशल मीडिया में भी वो वीडियो डाले गए। कुछ लोगों के पास वो वीडियो हैं, वो वीडियो हम तक पहुंचा रहे हैं। हम उनसे भी ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि ऐसे वीडियो और प्रश्न लगातार उठाए जाने चाहिए, भले चुनाव हो या ना हो। लेकिन जब चुनाव से पहले ऐसे वीडियो और ऑडियो आते हैं तो उनकी प्रासंगिकता और विश्वसनीयता पर स्वाभाविक रूप से एक बड़ा प्रश्नवाचक निशान खड़ा हो जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसी गंभीर घटनाओं की हम अनदेखी करें, क्योंकि जो कल हमारे जनप्रतिनिधि बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके चरित्र, व्यवहार और नियत के बारे में जनता को जानने का हक है। हम ऐसे कुछ वीडियो को आने वाले दिनों में जारी करने वाले हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जब हम ऐसे वीडियो ऑन एयर करेंगे तब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उनका तकनीकी परीक्षण आवश्यक है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में जो कुछ जनता द्वारा देखा जाता है, जनता क्या सोचती है, जनता के भाव क्या है, वह भी दिखाना हमारी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। फिलहाल भाजपा के 5 प्रत्याशी और अभी मैदान में उतरने वाले हैं। कांग्रेस के 60 नामों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिन 85 नामों का ऐलान किया उसमें 43 नए चेहरों के अलावा 12 पुराने मंत्रियों को टिकट क्यों दिया गया, पुराने छत्रपों को क्यों स्थान दिया गया, इसे लेकर जो जमीनी कार्यकर्ता जोड़ शोर से प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के बाहर जशपुर से आए कार्यकर्ता रात भर बैठे रहे। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही जब विरोध के स्वर उठ रहे हैं तो यहाँ एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला चला गया। दरअसल इसके पीछे असल कारण जो सामने अभी समझ में आ रहा है वह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 60% नए चेहरे कर्नाटक में उतारे थे। वहां भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में सत्ता के विरोध यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर
मौजूदा सरकार के विरुद्ध नहीं है। हालांकि कुछ मंत्री और विधायकों के विरुद्ध जनता का आक्रोश है, इसलिए कांग्रेस उनकी टिकट काट रही है। लेकिन यहाँ जो एक बात जो भाजपा के रणनीतिकार भी स्वीकार कर रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल जो अपना चेहरा चमकाने में सफल रहे, उनके विरुद्ध उस तरह का विरोध नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा कर रही थी। यही कारण है कि पुराने छत्रपों को मैदान में उतारा गया, जिन्हें 15 साल सत्ता में रहने का अनुभव था, जो पैसा भी खर्चा कर सकते हैं और दांव पेच भी जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए। जिन पुराने महारथियों को मैदान में उतारा गया है उसमें 12 में से 10 तो बहुत अच्छी टक्कर देने की स्थिति में है। कांग्रेस के प्रेक्षक ये मान रहे थे कुछ समय पहले कि भारतीय जनता पार्टी को 37 सीटें मिलेगी और कांग्रेस को 51 मिलेगी। वो 37 और 51 वाला फार्मूला भी अब आगे पीछे होता नजर आ रहा है। जानकारों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर से जाति आधारित फार्मूले को ध्यान में रखा है, हिंदुत्व का कार्ड भी खेला है। जिस तरह से साजा से ईश्वर साहू को मैदान में उतारा गया है, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा एकदम स्पष्ट कर दिया है। हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर समझे जाने वाले जुदेव परिवार से प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को कोटा से टिकट दी गई है, जबकि उनकी भाभी संयोगिता जुदेव को चंद्रपुर से टिकट दी गई है। ऐसे स्थानीय कारणों से जब टिकटों का वितरण होता है तब जाहिर तौर पर दूसरा पक्ष जिसे टिकट नहीं मिली होती है वह विरोध करता है। उस विरोध से निकले हुए वीडियो, स्टिंग ऑपरेशन और ऑडियो हम बहुत जल्द आप तक लेकर के आएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर हमारे जनप्रतिनिधि कैसे तैयार होते हैं। राजनीति की शुचिता के लिए इसे जानना समझना आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती। राजनीति में काम करना लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।